दुर्गापुर गांव, जो घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, एक शांतिपूर्ण जगह थी। गांव के लोग सरल जीवन जीते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियों और परंपराओं से बंधे हुए थे। ऐसी ही एक कहानी थी पुराने लक्ष्मी हवेली की, जो गांव के किनारे खड़ी थी। कहा जाता था कि हवेली में श्राप था और उसके आखिरी मालिक रतनलाल की आत्मा वहां भटकती थी, जिनकी मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। सालों तक कोई भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता था, रतनलाल की आत्मा के डर से। लेकिन समय के साथ नई पीढ़ी के लोग उन पुरानी कहानियों पर विश्वास करना छोड़ चुके थे। उनमें से एक था दोस्तों का एक समूह, रवि, मीरा और उनके चचेरे भाई बहन संजय और प्रिया। वे हवेली की डरावनी छवि के पीछे की सच्चाई जानना चाहते थे। एक मानसून की शाम, जब बारिश गांव पर बरस रही थी और हवा पेड़ों के बीच से गुजर रही थी, ये चारों दोस्त रवि के घर पर इकट्ठा हुए। बिजली चली गई थी और मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी दीवारों पर लंबी परछाइयां बना रही थी। चलो हवेली की सैर करते हैं, संजय ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। आखिरकार ये सिर्फ एक पुराना घर है, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। रवि झिझका, लेकिन मीरा और प्रिया, जो स्वभाव से जिज्ञासु थीं, ने सहमति जताई। हम साबित करेंगे कि यह सिर्फ एक कहानी है, मीरा ने आत्मविश्वास के साथ कहा। दोस्तों का समूह टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की तरफ बढ़ गया। जब तक वे हवेली पहुंचे, बारिश हल्की फुहार में बदल चुकी थी। हवेली का विशाल दरवाजा जैसे ही उन्होंने खोला, एक जंगली रास्ता दिखाई दिया जो मुख्य द्वार तक जाता था। हवेली उनके सामने थी, उसकी खिड़कियां अंधेरी और खाली थीं, जैसे कोई भयानक आंखें अंधेरे में झांक रही हों। सामने का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। गहरी सांस लेते हुए रवि ने दरवाजा खोला और वे अंधेरे में डूबे फ्लोर में कदम रखे। हवा में नम लकड़ी और सड़न की गंध फैली हुई थी। कमरे में धूल से ढके फर्नीचर पड़े थे और छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। हॉल में पानी की बूंदों की आवाज गूंज रही थी, जो सन्नाटे को और भी भारी बना रही थी। ये जगह डरावनी है, प्रिया ने संजय का हाथ पकड़े हुए कहा। चलो साथ रहें, रवि ने अपनी आवाज स्थिर रखने की कोशिश करते हुए कहा। हम पहले ग्राउंड फ्लोर को चेक करेंगे। वे धीरे धीरे कमरों में आगे बढ़े, उनकी टॉर्च की रोशनी धुंधले चित्रों, टूटे हुए आईनों और बिखरे हुए झूमरों पर पड़ रही थी। हर बार जब फर्श के तख्ते चरमराते थे, तो वे चौंक जाते थे, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। आखिरकार वे अध्ययन कक्ष में पहुंचे, जो धूल से भरी अलमारियों और एक पुराने डेस्क से भरा था। दीवार पर रतनलाल का चित्र लटका हुआ था, उसकी आंखें जैसे उनके हर कदम का पीछा कर रही थी। मीरा ने डेस्क पर एक खुली हुई डायरी देखी। उसने उसे उठाया और पढ़ने लगी। ये रतनलाल की डायरी है, उसने कांपती आवाज में कहा। ये हवेली में छिपे खजाने के बारे में बात करती है। वो मानता था कि जिसने भी उसे पाया, वो श्रापित हो जाएगा। संजय ने घबराते हुए हंसी में कहा, एक खजाना खोजने का खेल? ये तो और भी मजेदार हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, माहौल बदल गया। डायरी में अजीब आवाजों, खुद चलती हुई छायाओं और बढ़ते डर का जिक्र था। आखिरी एंट्री कांपते हुए हाथों से लिखी गई थी, मैं अकेला नहीं हूं। छायाएं, वे फुसफुसाती हैं, वे मुझे अपने साथ चाहती हैं। उनकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई जब उन्होंने ये शब्द पढ़े। कमरा ठंडा हो गया और कोनों में छायाएं गहराने लगी। हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, प्रिया ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, दरवाजा जोर से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाई और तापमान और भी गिर गया। दोस्तों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया, डर के मारे। जैसे ही उन्होंने सुना कि कमरे में धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, रवि ने कहा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये जगह वास्तव में श्रापित है। अचानक दीवारों पर छायाएं चलने लगीं, जैसे जीवित हों। फुसफुसाहट तेज हो गई और शब्द उनके कानों में गूंजने लगे। घबराते हुए संजय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। हम फंस गए हैं, उसने चिल्लाया। मीरा की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने रतनलाल के चित्र को देखा। उसका चेहरा बदल चुका था, अब उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। छायाएं जैसे चित्र के चारों ओर इकट्ठा होने लगीं, जैसे उनकी ओर खींची जा रही हों। हमें इस चित्र को नष्ट करना होगा, मीरा ने चिल्लाया। ये श्राप का स्रोत है। कोई दूसरा विकल्प न देखकर रवि ने पास पड़ी कुर्सी उठाई और उसे चित्र पर मार दिया। कांच टूट गया और फ्रेम जमीन पर गिर गया, जिससे उसके पीछे एक छिपा हुआ कक्ष प्रकट हो गया। अंदर एक छोटा सजावटी बॉक्स था।
छायाएं सिकुड़ गईं और कोनों में चली गईं। फुसफुसाहट बंद हो गई और एक अजीब चुप्पी छा गई। रवि ने ध्यान से बॉक्स खोला, जिसमें एक लॉकेट था जिसमें एक महिला की धुंधली तस्वीर थी। यह वही खजाना होना चाहिए जिसका रतनलाल ने जिक्र किया था, उसने कहा। लेकिन यह श्रापित क्यों है? मीरा ने लॉकेट को ध्यान से देखा। यह महिला, वो मुझे किसी की याद दिलाती है जिसे मैंने गांव के इतिहास के रिकॉर्ड में देखा था। मुझे लगता है कि वह रतनलाल की पत्नी थी, जो जवान उम्र में ही मर गई थी। वो उसकी मौत से बहुत दुखी हो गया होगा। जब उन्होंने कहानी के टुकड़े जोड़े तो उन्हें एहसास हुआ कि रतनलाल शायद शोक और अपराध बोध में डूब गया था और विश्वास करने लगा कि लॉकेट में उसकी पत्नी की आत्मा से कुछ संबंध था। उसकी यह जुनून धीरे धीरे उसे पागलपन की ओर ले गया और वह मानने लगा कि वह श्रापित है। हमें इस लॉकेट को गांव के मंदिर में वापस करना चाहिए, प्रिया ने सुझाव दिया। शायद इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। समूह ने सहमति जताई और लॉकेट को हाथ में लेकर वे हवेली से बाहर निकल गए। जैसे जैसे वे वहां से चले, उन्हें छायाओं का भार हल्का होता महसूस हुआ। हवा गर्म और हल्की हो गई। हवेली अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी, जैसे कि उसकी पकड़ टूट चुकी हो। अगली सुबह वे मंदिर गए और लॉकेट को पुजारी को सौंप दिया, जिसने उसकी नकारात्मकता को दूर करने के लिए एक अनुष्ठान किया। उन्होंने लॉकेट को मंदिर के परिसर में दफना दिया, यह आशा करते हुए कि रतनलाल की आत्मा को अब शांति मिलेगी। आने वाले दिनों में दुर्गापुर गांव कुछ उज्जवल लगने लगा, जैसे किसी अंधेरे बादल का बोझ हट गया हो। दोस्तों ने फिर कभी उस रात की चर्चा नहीं की, लेकिन उस अनुभव ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। अपने सत्य की खोज में दोस्तों ने सीखा कि कुछ रहस्य पुराने समय के दर्द और दुख में जड़े रखते हैं। रतनलाल की पीड़ा किसी श्राप के कारण नहीं थी, बल्कि उसके दुख को छोड़ने में असमर्थता के कारण थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने अतीत को छोड़ने की आवश्यकता है और खुद में शांति पाने की आवश्यकता है। पुराने घावों और डर को पकड़े रहना हमें छायाओं में घेर सकता है। सच्ची मुक्ति का रास्ता आत्म स्वीकृति और शांति में है।